अस्सलाम वालेकुम आवाज़ आ रही है आपको? पेज नंबर क्या है सर? पेज नंबर 477 पार्ट ए देखना जरा कहाँ तक हो रहा है। कंप्लीट हो गया था? पढ़ें जी पार्ट। अब पार्ट बी में क्या करना है? हाँ, किसकी बुक्स में बनाना है? आ जाए शुरू करें। जी सर, लेसर का नाम सर। जी सर, क्या क्या बनाना है सर? जी सबसे पहले क्या बनाना है सर? सबसे पहले तो ये डिसीजन नहीं लेना ये फाइनेंस लीज भी है या ऑपरेटिंग लीज है। लें डिसीजन। जी सर, ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है सर। ये परचेज ऑप्शन नहीं, ये जीआरबीज है। जीआरबीज यूआरबीज तो तब होती है जब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। एनी इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप परचेज ऑप्शन नहीं है ये। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यूज अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यूज कब एप्लीकेबल होते हैं? जब ओनरशिप ट्रांसफर ना होनी हो। जीआरबीज यूआरबीज। लीज टर्म कवर्स मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। ये ढूंढ रहा कहीं। हाँ, ये 3 इयर्स सेम लग रहा है। 3 इयर्स टर्म का लीज टर्म है और 3 इयर्स ही फिर एंड पे उसकी को रेजिडुअल वैल्यू बताइए। ये लिखें एक सेंटेंस। लीज इज अ फाइनेंस लीज। अब सारी कंडीशंस मीट होना जरूरी है। एज द लीज टर्म कवर्स मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ कैसे कितना होता है? मतलब 75% मोर, यहाँ तो सेम है। मेजर पार्ट ऑफ व्हाट इकोनॉमिक लाइफ तो 3/3 ठीक है। या 100% शायद कवर होगा। तो लेसर के केस में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ डिसीजन वेदर द लीज इज फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। सही है। देन अगली बहस शुरू करें। अब लेसर के एंगल से अपने मेच्योरिटी एनालिसिस बनाना है। कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोस। फिर रिकंसिलिएशन बनाना है। स्केड्यूल भी बनाना है। उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ लीज। जी सर, मेच्योरिटी एनालिसिस बनाना तो है, लेकिन जो कल टेबल बनाया था जरा देखें क्या वही टेबल एप्लीकेबल है।
सीरियस हो जाए सर जी, गेम ऑन हो गई। वही टेबल एप्लीकेबल है या उसमें कुछ इजाफा होना? उसमें कुछ और भी एप्लीकेबल है? लेसर के एंगल से जरा डाटा पड़ा हुआ है। लेसर की लीज पेमेंट्स ढूंढ। रेंटल रिसीव होने या पे होने? हिम्मत करें सर जी, पहला रेंटल बताएं कितना होना, दूसरा, तीसरा, देन इसके बाद जीआरबी, और उसके लिए यूआरबी भी रेलिवेंट है। लेकिन नेक्स्ट दूसरी एक चलें, एक पेज छोड़ें, इसके लिए टेबल बनवाएंगे। अब लेसर के एंगल से सर स्टोरी है। फर्स्ट डेट, फर्स्ट जनवरी 2020। बैलेंस का कौन सा होगा? लीज रिसीवेबल किस अमाउंट से डेबिट होता है? गेम से भी सीरियस हुई भी है बिल्कुल। नेट इन्वेस्टमेंट लीज रिसीवेबल की अमाउंट से शुरू होना है। अब नेट इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? और प्रेजेंट वैल्यू यूआरबी भी आनी है इसमें। आए जरा नीचे, पहले टेबल की स्पेस छोड़े 5 नेट इन्वेस्टमेंट की वर्किंग करवाना। असल में कल जो आपने लेसी की वर्किंग की है, तो इतने तो देखा है लेसी वाली वर्किंग, उसमें आपने जीआरबी तो ली है, लेकिन लेसर ने अपनी यूआरबी भी लेनी है। एक दफा रिवाइज वर्किंग हो, प्रेजेंट में प्लीज पेमेंट्स, प्रेजेंट वैल्यू यूआरबी करवाते, पूरा करवाते, लिखते रहिए, सोचने से इतना डाटा देखते। ये पेज नंबर पे रह गया, पेज नंबर 477 जी। रेंटल से इकट्ठा करेंगे नहीं सर, प्रेजेंट वैल्यू रेंटल्स की अमाउंट देखे ना, वही रहेंगे, इसने रिसीव करनी है। तो 35 पहले की प्रेजेंट वैल्यू लेंगे सर, प्रेजेंट वैल्यू लेंगे सर, 35 पे तो नहीं लेंगे, ये तो पहला एडवांस में किस दिन है, डेट वाला। नेक्स्ट अमाउंट 38.5 एक साल बाद, इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेंगे कैसे? 1 प्लस, अब रेट का मसला आना है। हाँ जी, लेसर अब है तो कौन सा रेट लगाएंगे? लेसर हमेशा इम्प्लिसिट रेट यूज करेंगे, ठीक है, -1, हर पूरा करना। नेक्स्ट रेंटल 42.35 इंटू, ये अलग अलग वर्किंग किसको करनी पड़ी, रेंटल अलग अलग है। आगे गेम चलाएं। कौन सा टाइम? नहीं, गारंटीड नहीं लेना इसमें, सारी इसने गारंटीड भी लेना है, कमाल हो गई है। तो 20 में तो आना ही है ना, 1 प्लस 0.11 -3, यहाँ तक क्या इकट्ठा हुआ, प्लस जीआरबी तक। अब फाइनली 10, 1 प्लस 0.11 -3 लिखे। ये वो तो लेसन पे एक्सपेंस है।
पेट बहुत है 125 या 26.99 है शायद 126 तक ही ठीक है वर्किंग क्लियर है 11% को सही नोट कर लीजिएगा 11% क्या है लेसन इम्प्लिसिट रेट ही यूज करना है जी सर अब एंट्रीज उसने मांगी ही नहीं लेकिन पहली एक एंट्री जरा जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन उसके बेस पे बोलना लीज रिसीवेबल डेबिट ऐसे ही तो टेबल कहां से स्टार्ट होगा इस अमाउंट से रिसीवेबल डेबिट होना है करें हिम्मत आप आ जाए सर आ जाए जी सेग्रीगेशन करें सर तो कौन सा रेट लगाएंगे जिस रेट से प्रेजेंट वैल्यू लीजिए जी लास्ट डेट पे दोनों इकट्ठे हो जाएंगे अमाउंट्स कौन कौन सा 20 एंड 30 20 प्लस 10 सेम डेट है अगर आपने ठीक है अप्रोक्सीमेटली फिगर सही है मेरी कोई मिस्टेक है तो बता दो ये सर कंप्लीट है सर ये ठीक है फिगर्स ये अब टेबल का मकसद मैच्योरिटी एनालिसिस बना रहे थे आ जाए बनवाए किस डेट पे खड़े 10 20 20 से ऑनवर्ड सोचे लेस देन 1 ईयर
38.5 कौन सा साल वाला रेंटल लिखा है? 2021 वाला। अगला गौर से देखिएगा जरा। 1 2 ईयर्स इकट्ठे हो जाएगा। ओपन ये 42.35 2022 के स्टार्ट पे है और 30 2002 ही के एंड पे है। ठीक है, सेम ईयर बनेगा। तो 1 to 2 ईयर्स में वैसे ईयर फॉल कौन सा कर रहा है? 22 फॉल कर रहा है। इकट्ठी हो जाएंगी फिगर्स 42.35 एंड 30। असल में लास्ट की जो डेट है 1 जनवरी अगला साल नहीं है। प्लीज समझ आगे से ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? ओके सर। अच्छा, इस मेच्योरिटी एनालिसिस को बनाते हुए ना हमें प्रिंसिपल इंटरेस्ट की सेग्रीगेशन शायद नहीं चाहिए होती, ये भी आप क्लियर करें जरा। हाँ, इस केस में बनाएंगे रिकंसिलिएशन। लेसर है रिकंसिलिएशन बिटवीन, ये सिंपल शायद रिकंसिलिएशन लिखा था। इसका जरा फॉर्मेट फाइनल एक दफा दोबारा रिवाइज कर लें। ये आप क्वेश्चन नंबर एक क्वाड्स निकालें, क्वेश्चन नंबर 12। लेकिन उसमें फिर आपने क्वेश्चन नंबर 13 किया था, वो जो उसमें मसला एक छोटा सा था वो भी इसमें आ जाएगा। कर लिया था वो डी प्रोडक्ट्स, उसके रिकंसिलिएशन में एक मसला है तो वो भी आ जाएगा। तो लेकिन 12 वाली निकालना, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की रिकंसिलिएशन साथ रख के जरा लिखवा दें पहले, वो फॉर्मेट रिवाइज कर लें और डाटा जरा ढूंढ दें इस क्वेश्चन से। टोटल लीज पेमेंट्स, टोटल लीज पेमेंट्स रिसीवेबल क्या लिखे थे बस? टोटल लीज रिसीवेबल। वहां रिवाइज करते रहे, यहाँ से फोकस ढूंढते रहे। हाँ ठीक है, नजर ऑनवर्ड चलना है। बताएं जरा फिगर्स बताएं। 38.5 प्लस 42.5 एंड सिर्फ प्लस 20। जीआरबी तो यहाँ आई। एक और क्वेश्चन पीछे जाए जरा, क्वेश्चन नंबर 9 ढूंढना, 9A शायद, गैलेक्सी। जीआरबी जो है रिसीवेबल्स के अंदर है और यूआरबी फिर अलग है। तो वहां सिर्फ जीआरबी थी, 5 मिलियन रिसीवेबल्स में ऐड हुई थी। और जो पार्ट्स देख रहे हैं आप उसमें सिर्फ यूआरबी थी, इसलिए वो अलग प्रेजेंट हुई हुई थी। और ये जैसे अगर डाटा देख रहे हैं हम, इसमें 20 यूआरबी सॉरी 20 जीआरबी है, तो वो रिसीवेबल्स के अंदर है और ऐड अलग हो जाएगा अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। ये ठीक है प्लीज? तो क्या चीज किस में है और क्या सेपरेट फिर है? करवा दें, पूरा करवा दें। पहला टोटल बनेगा 100.85, अनगारंटेड कितनी 10, जब टोटल हो गया 110.85। इसमें वो जो छोटा सा एक मसला आ रहा था ना उधर, इस उसको जरा फाइनल कर लेंगे। 110.85 का नाम क्या रखा था? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब अनएंड फाइनेंस इनकम जरा टेबल निकालना। अब अनएंड फाइनेंस इनकम में मसला है, पहले तो ऑनवर्ड्स जाना है या बैकवर्ड्स जाना है ये फाइनल करना है। सारी नहीं लिखनी है, ऑनवर्ड्स जाना है। ऑनवर्ड्स कहाँ खड़े हैं? 31 दिसंबर 2020 है। 38.5 जो है अभी रिसीव तो हुआ नहीं। 38.5 जरा देखो, ये अगले साल रिसीव होगा, लेकिन उसका ये जो इंटरेस्ट है क्या ये अर्न हो गया हुआ? ये अर्न हो गया हुआ। अगर हमने एंट्रीज करनी होती रिसीवेबल बनाया होता हमने, इनकम हो चुकी है।
तो अनएंड में ये दो आएंगे। आप जरा कॉर्ड्स में जाए, कॉर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देखें, वहां अनएंड की फिगर्स जरा मैच करें कैसे हुई है टेबल के साथ। असल में वहां एरियाज में रेंटल्स थे, तो उसमें जो अर्न हुआ था वो फिर रिसीव भी हो गया था, तो अगले ही प्लस किए थे आपने। लेकिन यहाँ जो एक अगला है वो अर्न हो गया हुआ है लेकिन रिसीव नहीं हुआ, तो इसलिए अगर अर्न एंड में लिखना है तो वो फिर सिर्फ अगले दो का सम होना चाहिए। इस केस में अर्नड निकाल के, वहां जो अर्न था वो रिसीव था, यहाँ एक अर्न ऐसा है जो भी रिसीव नहीं हुआ, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप 1 मिनट प्लस कर ले रहे अपने टेबल में आके रहे दो फिगर्स को, इसको लिख लें अर्न और 6.88 प्लस 2.97 9.85 अर्न एंड फाइनेंस इनकम और फ्यूचर। फ्यूचर मींस जिस डेट से ऑनवर्ड्स आप डिस्क्लोजर बना रहे हैं। डिफरेंस समझ आ गया सर? अब 9.85 लिख लें अनंत फाइनेंस इनकम ऑफ फ्यूचर, बस यही है फिलहाल लिखूंगा। अब अनंत फाइनेंस इनकम के सामने बताएं फिर क्या लिखूं, प्लस कर देना, वही प्लस ही है 9.85 ही है। किस किस का सम 6.88 प्लस 2.97 तो टोटल हो गया 9.85। एक मिनट आखिरी स्टेप भी जरा देख लें, इसमें भी मसला ही करना। उधर जरा जब वापस कॉर्ड्स लिख लीजिएगा यार, आप पहले फाइनल करना ना सीधा, लिखने में तो कोई टाइम नहीं, सारी फिगर 110.85 में से माइनस करें जरा, 101 का नाम बताएं उधर देख के, नेट इन्वेस्टमेंट आएगा। लेकिन उधर जरा कॉर्ड्स में देखेंगे तो आपकी ये नेट इन्वेस्टमेंट टेबल से मैच है, ढूंढना जरा जिस डेट पे आप डिस्क्लोजर बना रहे हैं उस डेट के क्लोजिंग बैलेंस से ये रिकंसिलिएशन मैच है, मैच है सर। लेकिन इधर आए जरा, इधर जो नेट इन्वेस्टमेंट आई 101 किस डेट की आई है, 31 दिसंबर 2020 की आई है। आप टेबल के साथ देखें जरा आके किसके साथ मैच होना चाहिए था, ये किसके साथ मैच होना चाहिए 90.99। अब ये मैच क्यों नहीं है, इसमें मैच इसलिए नहीं है क्योंकि शायद इस नेट इन्वेस्टमेंट में नहीं यूआर भी नहीं, वो इंटरेस्ट रिसीवेबल भी बीच में आ गया। हमने असल में अगला एक इंटरेस्ट छोड़ा क्योंकि वो अर्न हो गया था, तो अब इस नेट इन्वेस्टमेंट में प्रिंसिपल रिसीवेबल भी आ गया और इंटरेस्ट वाला रिसीवेबल भी इसलिए आ गया क्योंकि हमने एक अगला इंटरेस्ट छोड़ा हुआ था। तो क्या वो 90.99 भी अब रिसीवेबल है टोटल और 10.1 भी रिसीवेबल है, ये दोनों रिसीवेबल है। तो डेफिनेटली हम इसको प्रेजेंट तो अलग करते हैं और आपने करने ही लाता है, लेकिन इस केस में अगर कोई अर्न इनकम होगी, सॉरी एक कोई इनकम अर्न हुई है लेकिन रिसीव नहीं है, फिर आपकी इस नेट इन्वेस्टमेंट में वो दोनों इकट्ठी फिगर आ जाया करेंगी। तो मीन्स टू से ये फिगर किस तरह से फाइनली शायद रिकंसाइल्ड है 90.99 और प्लस ये करके देखा रखें। नहीं मतलब ये दोनों फिगर्स प्लस हो रही हैं, तो ये आपकी फिगर जो है कॉर्ड्स में, एक सेकंड वापस है, आपकी ये नेट इन्वेस्टमेंट सिर्फ प्रिंसिपल से ही मैच किया करेगी अगर रेंट अगर कोई इनकम जो है वो अर्न होकर रिसीव हो गई। इसका मतलब जो इनकम थी इंटरेस्ट की वो अगर रिसीव हो गई तो फिर वो रिसीवेबल तो नहीं ना है, सिर्फ प्रिंसिपल ही रिसीवेबल है। लेकिन अगर इंटरेस्ट भी रिसीवेबल होगा तो फिर ये अमाउंट किससे मैच किया करेगी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रिसीवेबल। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा तो गलत वाली बात नहीं है। हुआ क्या ये समझ आ गया, वहां क्या हुआ यहाँ क्या हुआ, वहाँ इंटरेस्ट का रिसीवेबल था ही नहीं, तो सिर्फ प्रिंसिपल ही रिसीवेबल था और उसी से आपका मैच हुआ आंसर। और यहाँ इंटरेस्ट का रिसीवेबल भी है प्रिंसिपल रिसीवेबल के साथ साथ, इसलिए उन दोनों के इकट्ठे से रिकंसाइल हुआ।
ठीक है, अब बनाना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ आ गई बात? यही वाला इशू फिर उधर भी आया था, जिन लोगों ने वो क्वेश्चन नंबर 13 किया होगा, वो डी प्रोडक्ट्स मैंने उस जमाने में 12 ए शायद, उसमें भी एडवांस में रेंटल होने की वजह से वो फिर जो इनकम थी वो अर्न हुई थी लेकिन रिसीव नहीं हुई थी। जी सर, नोट कर ले, नोट कर लिए सर। बहरहाल इस चीज में बाकी चीजें मिक्स नहीं करनी। एक सेकंड टेबल देखना जरा। अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स बनाने होते हैं तो जरा टेबल देखें, फिगर्स कैसे प्रेजेंट करते हैं। नॉन करंट रिसीवेबल्स में क्या लिखते हैं, टेबल देखें। नॉन करंट रिसीवेबल्स में क्या लिखेंगे, 62.5, करंट में 28.49 और डेफिनेटली 10.1 भी लिखेंगे, 10.01 भी लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीवेबल के नाम से। मतलब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में तो ये सब कुछ सेग्रीगेट ही हो गया है, करंट, नॉन करंट, रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल अलग, लेकिन ये रिकंसिलिएशन में शायद इकट्ठा हो गया, बस सिंपल ये होगा। अब फाइनल पेज नंबर 349 निकाला जरा। पेज नंबर 349 मिल गया। जॉनसन सब मिल गया। कल से कुछ डिस्कशन ये स्टार्ट हुई कि रेंटल्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो फिर अदर देन एन्युटी आपको अलग-अलग फार्मूला लगाने पड़ेंगे। अब इसमें काफी सारी वेरिएशंस हो सकती हैं, जरा उन वेरिएशंस की तलाश करेंगे। एग्जांपल 1 से जरा शुरू करें। कॉन्सेप्ट सारे वही हैं, सोचने की जरूरत है। जी सर, एग्जांपल 1 मिल गई। पेज नंबर बता दें सर। 349 साथ साथ रहने सर। लीज कमेंसमेंट डेट लिखिए 1 जनवरी 18। देयर आर फॉलोइंग लीज पेमेंट्स इन द कॉन्ट्रैक्ट, 60,000 in first year in arrears, 72,000 in second year in arrears, 84,000 in third year in arrears। तो एक साल का गैप है, गैप ना भी होता और अमाउंट्स इक्वल नहीं है तो सेपरेट रेट ही लगाना था, लेकिन अगर ये गैप आ गया है और रेट 10% है तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। लीज इज नॉट फॉर एन एसेट कंसिडर्ड एज लो वैल्यू, हो सकता है
शॉर्ट टर्म लीज है, शॉर्ट टर्म लीज तो है नहीं, लो वैल्यू कंसिडर नहीं करनी, रिक्वायरमेंट में है। जरा लेसी के एंगल से अमोर्टाइजेशन टेबल बड़ी याद है, कहाँ से शुरू होता है लेसी का टेबल? लीज लायबिलिटी से। तो इस डाटा से लीज लायबिलिटी की वर्किंग करवा। अच्छा, ज्यादा फोकस समझने पे रखिएगा, लिखा सब कुछ हुआ है, जहां जहां मैं कहूंगा वो जरूर लिखिएगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करिएगा। लेसी का टेबल कहां से शुरू होता है? प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट्स ढूंढने पे लिखिएगा। 60,000 के कितने रेंटल है? एक ही है, एरियर्स में है। 0.1 -1 करेंगे प्लस 72,000 into 1 plus 0.1 minus 2 plus 84,000 1 plus 0.1 minus 4 3 किधर गया? एग्रीमेंट के मुताबिक शायद तीसरे साल कुछ नहीं देना। कैलकुलेटर उठाया, वन 171 422 ठीक है। अब रजिस्टर खोल लें और टेबल बनवा। और बताइए किन चक्करों में पड़ गया यार, लो वैल्यू एसेट में तो सेग्रीगेशन की जरूरत ही नहीं होती। तो भाईजान ये लो वैल्यू एसेट कहाँ है? अब्दुल्ला यार जाने दो, गुस्सा है तो ज्यादा इंजॉय करना शुरू हो गया ऑनलाइन क्लासेस में। लीज इज नॉट फॉर एन एसेट कंसिडर्ड एज लो वैल्यू यार। ये टेबल बना, अगर लो वैल्यू एसेट होता और आप एक्सेप्शन अप्लाई करते तो देन आप रेंटर्स को इक्वल करते, वो करते। प्रेजेंट वैल्यूज की स्टोरी नहीं है, तो रेंटर्स को इक्वल करते। बस अब यही फाइनल करने वाली चीज है। अब क्या करते? डेट, रेंटल, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड ये स्टार्ट करो 10 जनवरी 18 स्टार्टिंग पॉइंट 422 अगले 2 साल कंप्लीट करने का। एरियर्स यहाँ तक इकट्ठे हो गए। 31 दिसंबर 18 पे होगा रेंटल, 19 पे। अब नेक्स्ट सर जरा कंसंट्रेशन सुनना जरा। रेडी? रेडी है सर? कहाँ पहुंचे हैं? 31 दिसंबर 2020 वाले साल के एंड पे तो रेंटल पे हो ना, तो ये तो रेंटल तो डैश है। बैलेंस पे इंटरेस्ट पे करना, बैलेंस पे इंटरेस्ट इंकर बल्कि शायद करना चाहिए, इंटरेस्ट इंकर होगा। लिखें कैलकुलेटर पर 69420 इंटू 10%।
6942042 प्रिंसिपल कितना होगा? रेंटल नहीं है, प्रिंसिपल ही नहीं है। ये इंटरेस्ट पे हो जाएगा 31 दिसंबर 2020। तो रेंटल्स में पे होना होता है, वो तो रेंटल्स में पे होना होता है। अब ये बैलेंस कैसे आएगा? पहले सिर्फ प्रिंसिपल रिसीव पेएबल रह गया था, लेकिन अब ये इंटरेस्ट भी पेएबल हो जाएगा। क्या ख्याल है? इकट्ठा हो जाएगा अभी। तो आंसर बताएंगे 737676362 प्लस समझ आता है सर? वाई प्लस प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट भी पेएबल होगी। लेट मी कंप्लीट, एक सेकंड। 31 दिसंबर 2021 कितना रेंटल होगा? 84,000। इंटरेस्ट किस पे निकालेंगे? कंपाउंडिंग भी होगी सर। अगर इंटरेस्ट नहीं दिया तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट होगा। तो एवरी अदर थिंग रिमेन सेम। 76362 into 10%। 7636 प्रिंसिपल बताएं। 76364 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बनाए टेबल, ये तो टेबल जीरो ही नहीं हुआ। मैं रहने दें इसको, इतना ही ठीक है। ये समझ आ गया? प्लस ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बात समझ आ गई? तो अगर आप ईयरली इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे तो फिर इंटरेस्ट पे भी एनुअल कंपाउंडिंग तो मिनिमम है। वैसे नॉर्मली क्या हो रहा था ऊपर वाले सालों को अगर आप देखें, रेंटल पे हो रहे थे, साथ साथ उसका इंटरेस्ट पे हो रहा था जिस साल का जितना है, तो देयरफॉर नेक्स्ट इंटरेस्ट पे प्रिंसिपल पे आ रहा था। ये ठीक है नहीं? बन गया टेबल। अब इसके अंदर एंट्रीज में एक एंट्री का मसला है, एक एंट्री में जाकर फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। शुरू से एंट्री शुरू करेंगे, जो पुरानी है वो तो मैं कल वैसे ही बोल रहा था, जल्दी हो जाएगा। 1 जनवरी 18 की एंट्री बोले लेसी राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट 171,422। 31 दिसंबर 18 पे रेंटल पेमेंट की एंट्री बोलना। लीज लायबिलिटी डेबिट प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट डेबिट इंटरेस्ट अमाउंट कैश बैंक क्रेडिट 60,000। सेम एंट्री विल बी रिपीटेड इन 31 दिसंबर 2019। एरियाज में रेंटल है। अब 31 दिसंबर 2020 पहले लिखवा दीजिएगा, फिर ये वाली लिख लीजिएगा। अब इसमें दो चॉइसेस हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, अब लीज लायबिलिटी क्रेडिट भी कह सकते हैं। मेरी सजेशन ये है कि कम एंट्री ना बदलें। यकीनन टेबल में तो प्लस इसलिए कर दें क्योंकि उस पर फिर इंटरेस्ट भी आना वाला, अदर वर्किंग करना यूजलेस है सही। वहां भी यकीनन एंट्री की जा सकती है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट, उसमें भी कोई गलती वाली बात नहीं। मेरी सजेशन इसलिए है क्योंकि हम शायद इससे यूज टू हुए हैं सर, और शायद हम इसे प्रेजेंट करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी इंटरेस्ट पेबल अगर हमने 31 दिसंबर 2020 लिखना होता तो हम अलग प्रेजेंट करेंगे, प्रिंसिपल अलग इंटरेस्ट अलग। तो इस एंट्री को ना बदलें। हाँ सिर्फ क्या करें, टेबल बनाते हुए इकट्ठा करना, और बाकी अब जरा 2021 वाले रेंटल की एंट्री सोच के जरा करवाना। कैश क्रेडिट हो जाएगा 84। नहीं एक मिनट था, कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस है इसमें? कितना? 7636। देन इंटरेस्ट पेएबल को डेबिट है 6942, ये इंटरेस्ट पेएबल। अब जो लीज लायबिलिटी आपको टेबल में नजर आ रही है ना 76364, इसको जरा और से देखें, क्या इसमें पिछला इंटरेस्ट भी था? तो ऑटोमेटिक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। आप अपनी एंट्री बैलेंस करा दें।
ये जो था ना ये 76364 इसमें वो इंटरेस्ट भी था, तो अब ये फिगर उससे मैच क्यों नहीं हुई? 69420। अब ये लीज लायबिलिटी कितने से डेबिट हुई है? नहीं, कितने से डेबिट हुई, कितने से डेबिट हुई, कितने कितने से प्रिंसिपल से। तो इस फिगर को कैसे रिकंसाइल करें? 76364 जो नजर आ रहा है आपको, उसमें जो इंटरेस्ट था वो अलग हमने रिकॉर्ड किया हुआ था 6942, ठीक है। लेकिन शायद उस सेग्रीगेशन की पता होना चाहिए बस ये कैसे हुआ। क्या इस 76364 में इंटरेस्ट है, उसे हमने अक्रू कर दिया था पेबल के नाम से, तो देयरफॉर ऑटोमेटिकली सेग्रीगेशन हो जाएगी, आपका नहीं बैलेंसिंग फिगर आएगी, ठीक है। वैसे यकीनन क्या भी हो सकता था, इंटरेस्ट डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, और फिर लीज लायबिलिटी डेबिट और इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, ये भी हो सकता था। चॉइस आपकी है, तो इसमें गलत सही वाली बात नहीं है, दोनों का नेट इफेक्ट सेम है। लिखिए, वैसे मेरा ख्याल यही है इसी तरह करें। नहीं, फिर वहां सेग्रीगेशन कर लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, लेकिन इंटरेस्ट पेबल की सेग्रीगेशन कर लेनी चाहिए ना। करंट पोर्शन अलग, करंट पोर्शन, नॉन करंट पोर्शन। डेफिनेटली 19 के एंड पे कोई करंट पोर्शन नहीं है, 19 के एंड पे प्रिंसिपल का कोई करंट पोर्शन नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट का पेबल है। तो सर ये क्या कर रहे हैं यार, कमाल होगी। इंटरेस्ट पेबल अलग आएगा और 69420 करंट लायबिलिटीज में आएगा। ये दोनों क्यों आए, दोनों में क्यों आएगा? सिर्फ टेबल बनाते हुए मैंने इकट्ठा क्यों किया? क्योंकि इंटरेस्ट दोनों पे आना था, वरना आपका प्रिंसिपल 69420 करंट पोर्शन बनेगा लीज लायबिलिटी का, और 6942 इंटरेस्ट पेबल बनेगा एज ऑन 31 दिसंबर 2020। 2020 का टोटल बैलेंस कितना है? 76362। यही कैसे प्रेजेंट करेंगे सर? 69420 करंट पोर्शन ऑफ प्रिंसिपल एंड 6942 इंटरेस्ट पेबल। ठीक है, ठीक है सर, ये नोट कर लिए तो बता दो सर, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स। नहीं, यहाँ समझ आ गया, फिर बाकी भी सिनेरियोज आ रहे हैं, कर लेता हूँ अब, सिनेरियोज कर लेता हूँ। ये क्लियर हो गया, बस अब इसी को आगे बताता हूँ। एग्जाम्पल 2 देखो, लीज commencement date is 1st January 19. There are 7 annual lease installments of 60,000 in arrears to be payable under the lease contract. However, no rentals are payable in 4th and 5th year of lease. कितने रेंटल्स हैं? लेकिन कितने सालों में होंगे? 9 सालों। किस किस साल कोई रेंटल नहीं है, तो 7 टोटल कैसे बनेंगे? 9 इयर्स में हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले कि हम इसे सॉल्व करें, आपको एक चीज ये पता है कि फॉर एग्जांपल अगर आज डेट है 1 जनवरी 19 और एक साल बाद की डेट है सपोज 31 दिसंबर, अब 1 लाख की अगर आप प्रेजेंट वैल्यू लें, 1 लाख देना आपने 31 दिसंबर 19 पे, तो जब आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेंगे तो आंसर किस दिन आएगा? इसी तरह आएगा। अगर आप 31 दिसंबर 2020 पे वर्किंग कर रहे हैं और प्रेजेंट वैल्यू लें तो आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? माइनस कितना करके?
अच्छा अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं सिर्फ -1 करूं तो फिर आंसर पहले यहाँ आएगा, और अगर फिर -1 करूं फिर यहाँ आएगा, तो रादर ये डेफिनेटली टाइम वेस्टिंग है, हमें क्या कर लेना चाहिए सीधे। लेकिन अगर इस लाख को मैं सिर्फ -1 करूं तो आंसर 1 साल पहले आएगा। अगर 31 दिसंबर 2020 अमाउंट एक पेबल है और उसकी आप प्रेजेंट वैल्यू लें -1 करके, तो क्या आंसर 1 जनवरी 2019 पे आएगा या 1 जनवरी 2020 पे आएगा? और क्या 1 जनवरी 2020 का मतलब 31 दिसंबर 19 ही है? क्लोजिंग ओपनिंग ओपनिंग क्लोजिंग। अगर मैं -1 करूंगा, इसको -1 करूंगा मतलब प्लस आई, suppose -1, तो आंसर will be at the beginning of 1st January 2020. In other words, we can say at the end of 31st December 2019. क्लियर? तो आप शायद जब प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं तो जिस डेट से ऑनवर्ड्स, या चले यहाँ तक सवाल में एक और तरीका, अब ये जरा दोनों फिगर्स इकट्ठी देखें जरा, एन्युटी लग सकता है इन दोनों पर? एन्युटी लग सकता है सर? और अगर आप एन्युटी लगा देंगे दोनों पे तो आंसर कब आएगा फिर? इनकी अगर एन्युटी का फॉर्मूला लगा देंगे हम तो क्या इकट्ठा ही आंसर यहाँ आ जाएगा? ऐसे ही करते हैं ना यार। अगर एक और 2-3 और अमाउंट इकट्ठी हो जाए, फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर 2021, ये भी फॉर एग्जांपल सेम अगर अमाउंट है, तो एन्युटी का फार्मूला लगा के सीधी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी किस दिन की। अब इसकी बेस पे जरा छोटी सी पहले बात सुन लो, बाकी फिर शायद यही बहस है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जरा डेट लिखवाएं पहले 19। ये इंस्टॉलमेंट जरा पूरी करवाएं। 31 दिसंबर 19 पे कोई होगी इंस्टॉलमेंट? कितनी? 60,000। 31 दिसंबर 2020 पे 60,000। 31 दिसंबर 2021 पे 60,000। 22 पे डैश, 23 पे डैश। किस किस साल नहीं थी पेमेंट? चौथे 5वें साल में। 31 दिसंबर 2024, 25, 60 कितनी पूरी करनी है? 31 दिसंबर 26, 31 दिसंबर 27, बस इतनी इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है। अब सबकी इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट तो सेम है, तो एन्युटी लगा लेते हैं। अब मसला क्या है? टाइम इंटरवल सेम नहीं है, सबका सेम नहीं। पहली 3 का 1-1 साल का गैप है, फिर जो चौथी इसका शायद 3 साल का गैप हो गया, तो गैप सेम नहीं है। अमाउंट सेम है लेकिन इंटरवल सेम नहीं है। ये एन्युटी का फार्मूला कब लगता है? जब एक से ज्यादा इंस्टॉलमेंट हो, सेम हो, लेकिन उनका गैप भी सेम हो। लेकिन क्या ये हो सकता है कि हम इन 3 की प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी के फार्मूले से फाइंड आउट, क्या इन 3 की अगर प्रेजेंट वैल्यू लेंगे तो आंसर इस दिन आ जाएगा? 19 के स्टार्ट पे आ जाएगा? वो सारा आ जाएगा सर। फिर इन 4 की अगर मैं -4 के अगर प्रेजेंट वैल्यू ले लूं नीति से, तो इकट्ठा कर सकता हूँ 4 को। लेकिन इसका आंसर फिर किस दिन आएगा? 31 दिसंबर है ना, तो पहले फर्स्ट डेट जरा बोल। 1 जनवरी 2024। इट मींस जिस साल के एंड से हम वर्किंग कर रहे होंगे उस साल के शुरू में आंसर आएगा। किस साल के शुरू में आएगा? 1 जनवरी 2024। इन अदर वर्ड्स at the end of 31st December 2023। फिर जो आंसर आ जाएगा यहाँ, क्या उसको फिर हम यहाँ वापस ले जा सकते हैं? ये जो आंसर आएगा क्या ये प्रेजेंट वैल्यू आएगी इस दिन आंसर में? ये किस डेट पे एंगल से प्रेजेंट वैल्यू आएगी? 1 जनवरी 2023, लेकिन हम तो 2019 में। तो फिर ये जो आंसर आएगा हमारा एन्युटी के फॉर्मूले से, उसको किस साल से वापस लेके जाना है? कहाँ? 24 है नहीं, 24 है। एकदम जनवरी 24 का मतलब पहले 31 दिसंबर 23 फाइनल कर रहे हैं।
जब वापस आना है तो फिर 23 के क्लोजिंग पे आना है। जिस साल के शुरू में उससे जरा क्लोजिंग पे आना है, जरा गिनना आसान होता है। अब 23 से वापस कहाँ आना है? 19 के स्टार्ट पे। तो बताएं ये जो फिगर आएगी इसको फिर फर्दर कौन से फॉर्मूले से डिस्काउंट करेंगे आप? डिस्काउंटिंग या एन्युटी? और माइनस जरा गिन के बता दो। 1 साल, 2, 3, 4 और 5। ये पहले 3 को फर्दर करने की जरूरत क्यों नहीं है? नहीं, ये तो शुरू में ही है, मतलब पहले 3 तो शुरू में ही है, ये ऑटोमेटिकली आंसर 1 जनवरी पे आ जाएगा, 1 जनवरी 19 पे। लेकिन जो अगले हैं वो तो 24 से ऑनवर्ड्स है। तो पहले एन्युटी का फॉर्मूला लगा के 23 के एंड पे आंसर आएगा, फिर 23 के एंड पे जो आंसर आएगा उसे डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला लगा के -5 करके हम प्रेजेंट वैल्यू अपनी फाइनल कर सकते हैं। ये नोट करना अपने पास में। ये अगर मुझे कंप्लीट करवा दें फिर मेरा ख्याल एक दफा इकट्ठा कर लीजिएगा, मैं वर्किंग अपनी पूरी कर दूंगा। इस 60,000 की एन्युटी के फॉर्मूले से 10% सॉल्व करके तो आंसर था -3, ठीक है। 149,211। इज इट प्रेजेंट वैल्यू एज ऑन 1 जनवरी 19? तो इसकी बात खत्म हो गई। नेक्स्ट 60,000 पे 4, 1 माइनस 1 प्लस, सॉरी फॉर 1 प्लस -4.1। यहाँ तक आंसर बताओ। 190, 192, दोनों को प्लस कर रहे हैं। अब क्या करें? 1 प्लस 0.1 -5 कहां से आ गया? 23 से 19 का स्टार्ट, 118,094। अब ये 149,211 किस दिन का आंसर है? और ये 118,094, क्या इन दोनों को प्लस करके फाइनल टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ सकती? कीजिएगा 267। अब ये देखिए, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बात समझ आ गई प्लीज? $60,000 भाई ने 7 दफा देख के लिखा है।
ये अगर नोट करें तो बता दूंगा। जिन लोगों नोट करें पेज नंबर 350 पे टेबल बना हुआ राधा धन के बना है, चेक करने से बना। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 267 305 आप लोग शुरू कर लें, वर्किंग चेक करना बनाने की बजाय। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने नोट कर ली? टेबल करेंगे फाइनल। ठीक है, पहला यहाँ आ जाएगा 31 दिसंबर 21 पे 157 184। 2022 में रेंटल की पेमेंट नहीं है, इंटरेस्ट अक्रू कर आगे। क्लोजिंग कैसे बना? इंटरेस्ट ऐड हो गया, लेकिन फिर एक साल का गैप है, फिर इंटरेस्ट चार्ज हुआ किस पे? 172,902 पे, फिर ऐड हो गया 190,192 में, हो गया। उसके बाद फिर वही हो गया काम, प्रिंसिपल इंटरेस्ट की सेग्रीगेशन शुरू हो गई। ठीक है, अब आइए जरा यहाँ एक एंट्री बता दें 2022 के इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। 23 में सेम एंट्री फिर रिपीट होगी। अब इंटरेस्ट पेबल कैलकुलेटर पकड़ा, इंटरेस्ट पेबल फिर 15718 प्लस ये टोटल हो जाएगा। तो फिर जब 31 दिसंबर 2024 की एंट्री करेंगे आप, नहीं एक मिनट, कैश क्रेडिट होगा 60। किस रेंटल की बात कर रहा हूँ मैं? 24। इसमें इस साल का अपना एक्सपेंस कितना? 19,019। ठीक हो गया। अब इसका में पेबल कितना हो गया होगा? 33,008 और बैलेंसिंग फिगर जो है बस वो फिर आपने प्रिंसिपल ले लेना, हो जाएगा सब। तो 7973 एक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। मेरा लिख लें अपने वास्ते एक डिफरेंट। जी नोटेड। नोटेड है सर। एग्जांपल 3 करें, पढ़े जाएगा। On 1st February 19, CCL entered into lease agreement for a non-cancellable period of 2.5 years with effect from 1st March 19। कब से लीज स्टार्ट हो रही है? अब एग्रीमेंट हो गया लेकिन स्टार्ट ऑफ द लीज कब है? 1st March ही है। Under the agreement, 8 installments of 12 million are to be paid quarterly in arrears commencing from third quarter। थर्ड क्वार्टर 30 सितंबर 30 नवंबर की डेट कैसे बनाई उसने? जरा गिन के बताइए कैसे थर्ड क्वार्टर बना? पहला क्वार्टर कब एंड होगा?
मार्च अप्रैल मई, फर्स्ट क्वार्टर एंड कब होगा? मार्च अप्रैल मई, 31 मई। अगला जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। तो पहली पेमेंट कब होनी? 30 नवंबर। किस किस क्वार्टर की कोई पेमेंट नहीं है? फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर। कहाँ से शुरू होनी? टोटल है कितनी? 8 है। 12 मिलियन की एक इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इज 15% which is not known to lessee. Incremental borrowing rate of CCL 16% पर एनम। कौन सा रेट यूज करेगा लेसी? 16%। क्यों? इम्प्लिसिट रेट उसका पता नहीं। On 1st April 19, CCL completed installation of machine at a cost of 4 million and put it to use. 4 million के इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, इसी की एंट्री करेंगे। ये भी राइट ऑफ यूज ऐसे डेबिट हो जाएगा ऐसे ही। लेकिन क्या लीज लाइबिलिटी पे भी कोई फर्क पड़ेगा 4 मिलियन के अप्लाइज होने से? मींस टू से लीज लाइबिलिटी की अमाउंट से टेबल शुरू होना, राइट ऑफ यूज की अमाउंट से नहीं होना। वो ठीक है, इसमें डेफिनेटली ऐड होगा, फिर उसकी डेप्रिसिएशन होगी अकॉर्डिंगली, जिस तरह वो इनिशियल ट्रैक कॉस्ट है, अदर कॉस्ट है। हाँ जी, वो डेफिनेटली फिर डेप्रिसिएशन भी कब होनी चाहिए, वो भी ठीक है। बाकी वो बातें भी करते हैं क्वेश्चन में। आप इसका भी टेबल जरा बनवाएं जरा, बल्कि टेबल से पहले इसकी आप टेबल कहाँ से शुरू करना चला? प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट्स कैलकुलेट करवाएं। करवाएं। पहली डेट बोलें जब लीज कब से स्टार्ट हो रही है? 1 मार्च 19। नेक्स्ट डेट 31st। ये 31st क्यों लिख रहे हैं हम? एरियर्स में क्वार्टरली एरियर्स। अगला बोलते रहे बहुत सारे हैं। 31st अगस्त 19। आगे 30th नवंबर 19। अच्छा, अब इससे आगे जाने की बजाय यहां से ऑनवर्ड्स 12 मिलियन की इंस्टॉलमेंट्स है। कहाँ डैश है? पहले दो, वो तो स्टार्टिंग पॉइंट है, पहले 2 क्वार्टर्स के एंड पे डैश है। आगे मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि उसके बाद फिर कांस्टेंट है ऐसे ही। अब ये जो अगले 12 है, कितने ही अगले 12 होंगे? 8। इनकी प्रेजेंट वैल्यू के लिए न्यूटी लग जाएगा, लगवाएं सोच के तसल्ली से। एरियर्स में है 12 एरियर्स में, 12 एरियर्स में है। 1 माइनस 1 प्लस रेट ढूंढना, 16% लेना, 16% लेना नहीं 16% लेना, लेकिन आप क्वार्टरली में कन्वर्ट करें। 0.044% माइनस 8 क्वार्टर्स, 8 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ क्वार्टरली डिवाइड बाय 0.04। आंसर बताएं, मत लिखें अभी। 80 पॉइंट समथिंग। चलिए मैं अभी आंसर नहीं लिखता क्योंकि शायद शॉर्टकट हो सकता है। ये आप बताएं, ये आंसर आया कब है? सही डेट सोच के 31 नवंबर पे आंसर आया? नहीं 1 नवंबर नहीं, 31 नवंबर पे तो नहीं ना आया। जहां से शुरू होना उससे पिछले पीरियड के स्टार्ट से, उसके स्टार्ट से 1 सितंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, वापस जाना ना। इन अदर वर्ड्स 31 अगस्त पे आंसर आया, इसी दिन आंसर आया है या इससे इसके स्टार्टिंग डेट पे आंसर आया? जिस ईयर एंड या पीरियड एंड पे आप वर्किंग करते हैं उसके स्टार्ट पे आंसर आता है। तो व्हाट इज द फाइनल डेट? 1 सितंबर 19, इन अदर वर्ड्स 31 अगस्त 19। तो फर्दर तो नहीं कुछ करना, फर्दर कुछ तो नहीं करना। अब इसको कितने क्वार्टर पीछे लेके जाना है? 2 क्वार्टर कौन कौन से?
5 वाला होगा फिर ये वाला होगा। तो ये जो आंसर है इसको स्ट्रेट वे पर फर्दर भी मल्टीप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले से। तो मेरी सजेशन ये है कि रादर देन पहले आंसर लिखें राउंड ऑफ करके फिर 12 वर्किंग लिखें, पहले सोच लें वहां आंसर सामने रखें कि वो आंसर कब आया, माइनस फाइनल बता दें। माइनस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y2, ठीक है। देखें ये अपने पेज नंबर 350 के स्टार्ट पे जाएगा मामला। ये ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ गया प्लीज? -8 क्या है, -2 क्या है? एनी कंफ्यूजन है? जो लोग लिख रहे हैं नेक्स्ट पेज पे देखें, टेबल 7 और स्टार्टिंग पॉइंट 74.70, ठीक है। राउंडिंग ऑफ कर दें मसला, टेबल चेक करें। अब ये 4% के हिसाब से बनेगा क्वार्टरली, अभी 4% या 16% इनटू, नहीं 4/12 नहीं 3/12। क्वार्टर में कितने महीने? 4 3 महीने होना, क्वार्टर कब से शुरू हो गए? साल में 4 क्वार्टर, देर पर क्वार्टर में 3 महीने आते हैं। 3 महीने मतलब क्वार्टर, एक क्वार्टर में 3 महीने ही बनेंगे क्योंकि टोटल 12। ये सर पहले 2 डैश समझ आते हैं, 2.99 की एंट्री बोलते हैं, फिर 3.11 की, फिर उसके बाद जब 12 मिलियन की पेमेंट करेंगे तो एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, पेएबल और फिर बैलेंसिंग प्रिंसिपल आते हैं, ठीक है। एक और चैलेंज, एग्जांपल 4। फर्स्ट जनवरी 18, लीज कमेंसमेंट डेट 1 जनवरी 18, लीज टर्म 3 years, 10 quarterly installments of 10,000 each in advance starting from 1st January 18, 1st July 18, sorry ये अरेंजमेंट करवाएंगे जरा थोड़ा सा। स्टार्टिंग डेट नहीं 1st जनवरी सर, कमेंसमेंट डेट 1st जनवरी है, कमेंसमेंट डेट से लायबिलिटी रिकॉर्ड होगी, क्वार्टरली है सर। नेक्स्ट क्वार्टर की डेट बोलो। अब फर्स्ट क्यों लिखवाना शुरू कर दिया? एडवांस है। नेक्स्ट डेट 1st जुलाई 18, 1st जुलाई 18 पे अमाउंट है 10,000। नेक्स्ट 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 2 दिन लिखवा दें, एक और लिखवा दें, कर दें मत कर दें। 1st जनवरी 19 डन है।
किस दिन से स्टार्ट होनी है? यहां से ऑनवर्ड्स कितनी है? फिर 10 है। एन्यूटी तो है लेकिन गेम ऑन है। पहला 10,000, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, एडवांस में है। लेकिन उस वक्त एडवांस में नहीं जिस वक्त हम वर्किंग करें वहां एडवांस में। फर्स्ट जुलाई 7 पे हम 1 जुलाई 18 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या उस दिन ये एडवांस में ये लदा हो गया? बाकी 10,000 के कितने रेंटल रह गए? 9 रह गए। 1 प्लस रेट होने 12%। 0.03 क्यों कर दिए मैंने? क्वार्टरली रेंटल्स -9 0.03। ठहर जाए ये 0.03 समझ आ गए? -9 पहला 10 सॉल्व करें 1 मिनट। 87861 सोच के बताएं, सही डेट बताएं, ये आंसर किस दिन आया है? और जाने दें यार, अब कमाल हो गया। और जिस डेट पे होता है उससे पहले आता है। अब असल में इसकी तो प्रेजेंट वैल्यू ली नहीं हमने, इसकी तो प्रेजेंट वैल्यू सेम है। तो ये जो अगले 9 है असल में तो प्रेजेंट वैल्यू उनकी है। तो अगले 9 की प्रेजेंट वैल्यू फिर यहाँ आई है। क्या 10,000 जो यहाँ है उसकी प्रेजेंट वैल्यू 10 ही है? तो ये आंसर किस दिन है? फाइनल है? सोच के बताएं कितना और पीछे लेके जाना? कितने क्वार्टर पीछे? 1 प्लस 0.03। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स जरा पार्टिसिपेट करें। फर्दर कितने क्वार्टर पीछे जाना है इसमें? कैसे? 1 2। ये वाली बात समझ आ गई कि ये जो प्रेजेंट वैल्यू हमने इनिशियली ली है ये 1 जुलाई 18 पे आई है। असल में ये प्रेजेंट वैल्यू सिर्फ नेक्स्ट 9 की है और नेक्स्ट 9 स्टार्ट हो रहे थे 1 अक्टूबर से, तो उनकी डेट आई है 1 जुलाई और 1 जुलाई वाला तो एज इट इज लिया हुआ। क्या उसने भी वैसे दो क्वार्टर पीछे आना है? ये जो पहला 10 है उसने भी दो क्वार्टर पीछे आना है। वो यकीनन एडवांस है लेकिन यकम जुलाई का एडवांस है, आज का एडवांस नहीं। -2 डन है सर? लिखें 8 करें जी कंप्लीट। हाँ आंदे यार जो वर्किंग ठीक है? नहीं वर्किंग ठीक है ये जो मैंने फार्मूला बनाया। बाकी बिस्मिल्लाह पढ़ अल्हम्दुलिल्लाह कर ये ठीक आ रहा है। 0 कर लेना, नहीं तो जो बताएगा मैं लिख लूंगा। जी 10 रेंटल है जी, 10 क्वार्टरली रेंटल, 1 एडवांस में है देयरफॉर -9 9 रेंटल रह जाएंगे, 10 में से 1 एडवांस में। ठीक है हारिस साहब? इनका आंसर 2 क्वार्टर्स पीछे है। आंसर 2 क्वार्टर्स पीछे आया है। 1 जुलाई पे आंसर आया तो 1 जुलाई से 1 जनवरी 2 क्वार्टर पीछे। प्रेजेंट वैल्यू तो आज की डेट है, कमेंसमेंट डेट पे। क्या मतलब? सेपरेट का मतलब? तो सारी सी बात सेम ही है ना, अल्लाह माफ करे। इकट्ठा करेंगे मतलब? सर जो आंसर आ रहा है वो बता दें। 8 9 8 तो यार तो खुदा का नाम भी यार इनसे क्या गुजारा होना, कोई कुर्सी आनी चाहिए।
भास्कर ही है, खुदा का नाम है। और बेटा 3391 नहीं आ रहा, क्या हो गया आप लोगों को? रहने दे भाई, 10,000 अलग लिख के ना इक्वल टू दबा दे, सिर्फ 10,000 लिख के इक्वल टू दबाए, 10,000 लिख के -9 करके इक्वल टू दबाए, फिर अदर फिगर्स लिखी जाए, मेरे भी मेल आएंगे आंसर ये। ठीक है आंसर, अगले पेज पे एग्जांपल 5 जरा खुद बनाए जिसकी प्रेजेंट वैल्यू बताएं, जल्दी होने टाइम है, एक क्वेश्चन स्टार्ट करें। अरे ब्रैकेट्स क्लोज होनी है, पहले यहां तक आंसर है। आप रहने दे, अभी इक्वल टू दबा के ना अपना आंसर निकाल लिया करें यार, अपना पहले यहां तक आंसर निकाल लें, फिर उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ले लें। चलो जी ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स 82818 ठीक है। एग्जांपल 5 प्रेजेंट वैल्यू निकालें, खुद से सोचा जल्दी हो। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स का फाइनल हो गया प्लीज, 82818। एनी कंफ्यूजन? जी रेट को डिवाइड बाय 2 कर लिया, माइनस बता दें 6, यहां तक ठीक है। सही वर्ड्स के साथ बता दें आंसर किस दिन आया। ये दोबारा फाइनल करनी, एडवांस में तो था लेकिन 1 अक्टूबर से एडवांस में था, तो ये आंसर किस दिन है, कितना पीछे लेके जाना है। आप लोग यार यहाँ तक सॉल्व ही कर लिया करें यार, आप लोग यहाँ सॉल्व कर लें, पहले आंसर सॉल्व कर लें, फिर अगला मल्टीप्लाई कीजिएगा, इकट्ठा ना करें। सेमी एनुअल है सर, क्या करूं, 1 + 0.06865 -1, ठीक है। माइनस कौन सा 1,
एक सेमी एनुअल पीछे। आंसर 43317। अब असूलन तो आप लोग कंसोलिडेशन कर रहे हैं आजकल, आपको पता नहीं क्या कर रहे हैं इसका, आपको भी पता है क्या कर रहे हैं? सीरियस नहीं ले रहे सभी यार, इन्हीं दिनों में लग जाएगा टाइम तो खत्म है ये बात। एक दे दूं क्वेश्चन लीज का, एक ले लें यार, रहने दें जरा, अपना लें। पर जैसे पेज नंबर 439, पेज नंबर 439, एक तरह खुद से करके देखा क्वेश्चन। पेज नंबर 439, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में ना एक ऑपरेटिंग लीज है, ऑपरेटिंग लीज है, किसकी होती है ऑपरेटिंग लीज? इस तरह कीजिएगा। बाकी ये जो लेसी वाला, वो तो एक्सपेंशन लेसी वाली तो शायद मैंने सारी बात अभी कर दी है। ये जो अभी आप क्वेश्चन नहीं कर रहे थे एग्जांपल नंबर 5, ये जो 12 मिलियन वाले रेंटल्स, वो इसी में से थे, सीसीएल वाले। तो लेसी वाली तो बात तकरीबन होगी। लेसर का ऑपरेटिंग लीज एक नजर रिवाइज कर लीजिएगा पहले, ऑपरेटिंग लीज का क्वेश्चन। अनइक्वल रेंटल्स अगर हो सकते हैं तो एग्जांपल नंबर 14 रिवाइज कर लीजिएगा पहले। एग्जांपल नंबर 14 जो थे ना बुक में, एग्जांपल नंबर 14 रिवाइज करके, एग्जांपल नंबर 14 रिवाइज करके जरा कोशिश करें। मेरा ख्याल है इसमें मैक्सिमम टाइम पहुंचना, फिर कल इसकी डिस्कशन करेंगे। पहले क्या करेंगे फिर क्या करेंगे? एग्जांपल नंबर 14, उसमें जरा ऑपरेटिंग लीज की जरा स्टोरी थोड़ी रिवाइज कर लीजिएगा, रेंटल्स इक्वल, और फिर 439 पे क्वेश्चन 5। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।